हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, जिसमें हम पढ़ेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके काउज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। एंग्जाइटी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू स्ट्रेस। मतलब कि जब हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो एंग्जाइटी एक नेचुरल वे है कि जो स्ट्रेस को शो करता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फेयर और अप्रहेंसिव अबाउट व्हाट टू कम। ये एक डर वाली फीलिंग है जो कि ये चीज़ दिखाती है हमें कि आगे हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारे फ्यूचर में क्या होगा। मतलब फ्यूचर की एडवांस में हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। वाइल टेम्परेरी एंग्जाइटी इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो नॉर्मल एंग्जाइटी है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है कि छोटी मोटी एंग्जाइटी हमें किसी भी चीज़ को देख के हो जाती है, तो ये नॉर्मल एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व मोर देन टेम्पररी वरी और फेयर। द सिम्टम्स कैन इंटरफेयर with daily activities such as job, performance, school work, and relationship. टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के ये 7 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेसफुल लाइफ चेंजेस। इट मीन्स कि जब कोई पर्सन अपनी जॉब चेंज करता है या उसके घर में कुछ माहौल चेंज होता है, जहाँ वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस लेना वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी होती है। सेकेंड वन इज़ प्रोलॉन्ग और फ्रिक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स। इट मीन्स कि जब कोई पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं या उसकी जॉब में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहे हैं या बहुत थोड़े टाइम से चल रहे हैं, वो एकदम से उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेता है। मतलब कि वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। तो ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जहाँ उनके कहीं एकदम से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है, जिसकी वजह से वो उनका जो घर का माहौल है वो थोड़ा हिल गया है, जिसकी वजह से भी वो होना शुरू हो जाती है। फोर्थ वन इज़ एक्सेसिव कैफ़ीन। जो कोई पर्सन कैफ़ीन यूज़ करते हैं, जो एक ड्रग होती है, तो अगर उसका वो एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो तब भी उनको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि जब वो उनको कैफ़ीन नहीं मिल रही है तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि एंग्जाइटी एकदम से हो जाती है उनको कि मुझे कहीं से भी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो भी लोग ड्रग लेते हैं, जहाँ कोई ऐसी चीज़ की आदी हो जाते हैं जो अगर उनको नहीं मिले तो उसके लिए वो फिर एंग्जाइटी शो करते हैं। उसके बाद है इनसफिशेंट स्लीप। जो पर्सन सो नहीं पा रहा प्रॉपर, है ना, कोई काम की वजह से नहीं सो पा रहे या उनका काम लेट नाइट ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो सोने का जो टाइम है उनका वो कम हो गया है। जब वो सोए तब भी उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। उसके बाद है पुअर ईटिंग हैबिट। तो इसमें जो पर्सन है वो प्रॉपर तरीके से खाना खाएगा नहीं, पूरा न्यूट्रिशन वाली जो डाइट होती है वो फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी उसको एंग्जाइटी हो जाती है। उसके बाद है सेल्फ नेग्लेक्ट। इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, वो जैसा है उसको वैसा अपना आप पसंद ही नहीं है, वो अपने आप में कुछ चेंजेस चाहता है। जैसे कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो अपने आप से, अपनी बॉडी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, कोई बालों को चेंज करवा रहा है ना, कोई कलर चेंज करवा रहा है बालों का, या कोई कुछ करवा रहा है। तो जो मतलब पर्सन अपनी बॉडी से ही सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो इसके सिम्टम्स जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किए हुए हैं: फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे हार्ट पल्पिटेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी पेशेंट को, रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी, जिसको हम हाइपर वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कोल्ड स्वेटी, उसकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाएगी, पसीना आएगा उसको। ठीक है। टिंगलिंग फीट और हैंड्स, मतलब हाथ और पैर जैसे सुन्न होना जिसको कहते हैं हम, वो होगा। उसके बाद है टेंस मसल्स और टाइटनेस इन द चेस्ट। उसके बाद है लाइट हेडेड और डिजी।
उसके सर में हल्की हल्की दर्द होगी और उसको चक्कर फ़ील होंगे, ठीक है, कि चक्कर जैसे आते हैं, जैसे आंखों के आगे अंधेरा हो जाना एकदम से खड़े होने पे, तो ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद है ड्राई माउथ। तो माउथ जो उसका मुंह सूखा हुआ रहेगा। उसके बाद है नोज़िया। नोज़िया मतलब कि उसको फीलिंग आएगी उल्टी की, ठीक है, उल्टी करने की फीलिंग आएगी। तो उसके बाद बात करते हैं हम मेंटल सिम्टम्स की। मेंटल सिम्टम्स में से सबसे पहले है फ्लैशबैक्स ऑफ ट्रॉमा एक्सपीरियंस। तो उसको होगा क्या कि जो उसको ट्रामा हुआ है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है उसको, तो बार बार वो चीज़ें उसकी आंखों के सामने आएंगी। जैसे मान लो अगर कोई एक्सीडेंट उसने देखा हुआ है, अपनों को दुख में देखा हुआ है, ठीक है, अपनों को मरते हुए देखा है, या कोई ऐसी चीज़ जो उसको डराती है, ठीक है, जिससे वो फेस नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें बार बार उसके सामने फ्लैशबैक होंगी, ठीक है। उसके बाद है फीलिंग्स ऑफ पैनिक और डेंजर। तो उसको बहुत ज़्यादा पैनिक फील होगा और बहुत ज़्यादा डेंजर जैसे फील होगा उसको, ठीक है, कि मतलब एकदम से ऐसे रिएक्ट कर देगा हर एक सिचुएशन पे। जो भी उसको मुश्किल सिचुएशन लगेगी, जहाँ जो भी उसके ऑपोजिट सिचुएशन होगी, उस पर वो एकदम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है नाइटमेयर्स। मतलब कि उसको जब वो सोया होगा तो डरावने सपने आएंगे, ठीक है, बार बार उसको डरावने सपने आएंगे। तो उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ पीपल और एक्टिविटीज़। लोगों को अवॉइड करना शुरू करेगा, वो जो एक्टिविटीज़ डेली करता था उनको अवॉइड करना शुरू कर देगा। उसके बाद है ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग। कोई किसी भी चीज़ पे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ऑब्सेसिव थिंकिंग। उसके बाद बात करते हैं हम बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में। फाइट जेटिंग और कांट स्टे टिल। वो किसी भी एक चीज़ पे टिक के नहीं रहेगा। उसका जो बिहेवियर होगा वो ऐसे चेंज होगा कि मतलब कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो किसी भी एक चीज़ पे। अगर वो अभी यहाँ बैठा तो दो थोड़ी देर में उठ के वहाँ चला जाएगा। मतलब एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठ सकता। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुम एक जगह से टिक के नहीं बैठते, तो वो वाला बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स। मतलब कि वो एक चीज़ को बार बार करेगा। जैसे उसने लॉक लगाया तो वो बार बार चेक करेगा कि लॉक अच्छे से लगा है या नहीं। अगर वो किचन में गया, उसने गैस बंद करी है, तो वो फिर बार बार चेक करेगा कि उसने गैस बंद करी। मतलब कि डाउटफुल बिहेवियर उसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। सोने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसके बिहेवियर चेंजेस में देखने को मिलेंगी। उसके बाद है टिप्स फॉर एंग्जाइटी। कि एंग्जाइटी को ठीक करने के कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एंग्जाइटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सबसे पहले है प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइजर। तो हमें जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो करनी होती हैं 5-10 मिनट से स्टार्ट करके, जितना टाइम आप बैठ सकते हो, है ना। तो उसके बाद है टेक केयर ऑफ योर स्लीपिंग रूटीन। तो जो स्लीपिंग रूटीन है उसकी हमें पूरी टेक केयर करनी है। मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अगर 10 बजे का टाइम रखा है तो 10 बजे बेड पे सोना ही है। उस टाइम पे कोई मोबाइल नहीं चलाना, कोई टीवी नहीं देखना। ये सारी चीज़ें अवॉइड करके हम जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद है स्टे एक्टिव। तो कोशिश करें कि स्टे एक्टिव रहें। मतलब एक्टिव रहें कि अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से करें। ये लेज़ी बन के नहीं रहना है। उसके बाद है फोकस ऑन द प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो आप, उस पे फोकस होना चाहिए, ना कि पास्ट और फ्यूचर को लेके टेंशन लेते रहना। टेक अ पाउस मतलब किसी भी काम से ब्रेक लेना। तो कोई हम लंबे समय से कोई काम कर रहे हैं तो उस थोड़े थोड़े टाइम में उसमें ब्रेक लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें 4 घंटे के बाद थोड़ी ब्रेक लेके चाय कॉफ़ी पी के दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है फाइंड क्रिएटिव एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी करें, क्रिएटिव एक्टिविटी करें जिसमें भी आपका मन हो, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, या इसके अलावा कुछ और है, ठीक है। तो उसके बाद है आस्क हेल्प। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेने से झिझकाना नहीं है, झिझकना नहीं है। मतलब किसी की हेल्प चाहिए तो उसको बोलना है। ये नहीं कि मैं खुद से कोशिश करूँ, या ये नहीं सोचना कि अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो वो क्या सोचेगा। ये सारी चीज़ें साइड में रख के अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो उससे ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो पानी की एक पूरी टाइमिंग बनानी है जिसकी वजह से कि आपका माउथ जो है वो ड्राई ना रहे और डिहाइड्रेशन ना हो। तो पानी के लिए एक प्रॉपर टाइम बनाना है कि हाँ, मुझे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो है वो पानी पीना है, और ठंडे पानी का ही यूज़ करें।